हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे संसद, और संसद में हमने पढ़ा संसद के कार्य। इसमें पहले कार्य की आधी चर्चा हमने कर ली थी, और यह पहला कार्य था विधि निर्माण। पहला कार्य क्या था? विधि निर्माण। इसे हम कानून निर्माण भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ चर्चाएं हमने कर ली थी और कुछ चर्चाएं अभी बाकी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए बनेगा। इसमें से सवाल बोर्ड में पहले ही पूछा जा चुका है, तो जो भी सवाल बोर्ड में ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं वो तो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि बोर्ड की नजर में ये सवाल जब आया था पहले भी, तो अभी भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है। जो पिछले सालों में सवाल आए हैं वो तो आने ही आने, उनमें से तो सवाल आना ही आना है। सवाल क्या आएगा? कानून निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। विधि निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। बड़ा सवाल हमारे यहाँ आता है। थोड़ा सा अगर हम फोकस करें तो बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। बहुत सरल प्रक्रिया है, लेकिन बच्चे इसे पता नहीं क्यों समझ नहीं पाते। बहुत इजी सिस्टम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सिंपल है। बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो सिंगल टाइम में ही ये समझ में आने वाली प्रक्रिया है। इसमें कहीं कंफ्यूजन होना ही नहीं है। अब इसे हम देखें तो कानून कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को बेहद सरल तरीके से हम सीखते हैं। पहला, किसी भी कानून बनाने वाले प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। तो एक बात का कंफ्यूजन हमारे यहाँ क्लियर, विधेयक कह लें या प्रस्ताव कह लें, जो नॉर्मली चीज प्रस्तुत होगी। हम जानते हैं संसद के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। और हमारे देश में संसद कानून बनाती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो वो क्या है? कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना संसद का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। तो कोई भी प्रस्ताव जो कानून बनाने से संबंधित है उसे पेश किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? विधेयक कहा जाता है या विधेयक लाया जाता है। एक बात अपने यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, ये विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये प्रस्ताव कितने प्रकार के हो सकते हैं? विधेयक 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। ये बात भी हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि जो विधेयक है, प्रस्ताव है, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं, पहला सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। अब हमें यह भी समझना होगा कि सरकारी किसे कहेंगे। हमने, आपको याद होगा, हमारे आपके बीच में एक चर्चा हुई थी, 91वां संविधान संशोधन की बात हमने की थी, और आपको बहुत अच्छे से याद होगा 91वां संशोधन कहता है कि 15% सदस्य ही क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 91वां संविधान संशोधन 15% टोटल सदस्य का क्या बनाता है? मंत्री बनाता है। तो ये 15% सदस्य तो क्या हो गए? सरकारी, और बाकी सब क्या हो गए? गैर सरकारी हो गए। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, राजस्थान का उदाहरण हम देखें या केंद्र सरकार मोदी जी के उदाहरण को देखें, तो मोदी जी का मंत्री परिषद यदि विधेयक लेकर आता है तो क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक कहलाएगा। टोटल सदस्य कितने हैं? 272 सरकार बनाने के लिए। मोदी जी के खुद के कितने हैं? 303। तो क्या 303 ही विधेयक ला सकते हैं? नहीं, लाने को तो कोई भी ला सकता है, लेकिन सरकारी जब ही कहलाएगा जब ये मंत्री, 85 के आसपास का ये आंकड़ा केंद्र सरकार में मंत्रियों का है, तो ये लोग जब लेकर आएंगे सदन में कोई भी प्रस्ताव, तो सरकारी कहलाएगा। इसको बहुत सादा शब्दों में देखें
तो राजस्थान का उदाहरण हम इसमें देखते हैं। राजस्थान का उदाहरण देखें। राजस्थान की टोटल सदस्यों की संख्या विधानसभा की कितनी है? 200 सदस्य यहाँ पर हैं। मंत्री कितने बनते हैं? 30। और सरकार बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 101 लोग चाहिए। यहाँ स्थिति बहुत क्लियर है, 30 मंत्री बनेंगे क्योंकि 200 का 15% कितना होता है? 30 ही होता है। यदि ये 30 सदस्य क्या लेकर आते हैं? कोई भी विधेयक लेकर आते हैं तो वो विधेयक क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक कहलाएगा। यदि 101 में से अन्य लोग लेके आते हैं 30 के अलावा तो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन और कि विपक्ष वाले जो लोग हैं, 101 के अलावा जो लोग हैं, क्या वे भी विधेयक लाएंगे? क्या वो भी प्रस्ताव लाएंगे? क्या सवाल ही नहीं उठता। क्यों? इसे बहुमत चाहिए। पास होने के लिए क्या चाहिए? बहुमत। और बहुमत कहाँ है? सरकार के पास होता है, विपक्ष के पास नहीं। तो ऐसे में हमेशा विधेयक और प्रस्ताव कौन लाता है? पक्ष ही लाता है, कानून वही बनवाता है। हाँ, वोटिंग जरूर इस पर होने वाली है। तो इतनी बातें हमें समझनी होंगी कि कोई भी प्रस्ताव जब रखा जाता है कानून बनाने के लिए तो वो क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। 2 प्रकार के ये विधेयक होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक होते हैं। सरकार के मंत्रियों के द्वारा जो लाए जाते हैं वो सरकारी, बाकी अन्य के द्वारा लाए जाएंगे वो गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। इसमें हम आगे देखें तो इसकी प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो इसकी प्रक्रिया बेहद सरल प्रक्रिया है। इसके 3 चरण हैं जिन्हें हम 3 वाचन भी कहते हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया। अब हम इसमें देखते हैं कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की प्रक्रिया वो कौन सा सिस्टम है जिसके तरीके से हम कानून देश में बनाते हैं? तो इसमें 3 वाचन है। क्या है? 3 वाचन हैं, 3 चरण हैं, 3 स्टेप्स हैं, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। 3 स्टेप्स हैं कानून बनाने के, 3 चरण हैं। इन्हें कानून की भाषा में या राजनीति की भाषा में क्या कहा गया है? 3 वाचन कहा गया है। 3 तरीके की प्रक्रियाओं का सामना कानून बनने के समय करते हैं। इसमें पहला चरण हम देखते हैं। ये तीनों चरण अलग अलग आपको स्पष्ट करने हैं। इसके अलग अलग नंबर आपको बढ़कर मिलेंगे। प्रथम चरण की प्रक्रिया बताइए, दूसरे चरण की और तीसरे चरण की प्रक्रिया। प्रथम चरण की प्रक्रिया को देखें तो कोई भी किसी भी सदस्य द्वारा यदि कोई प्रस्ताव या विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, सदन में खड़े होकर प्रस्तुत किया जाता है और उसे स्वीकार कर लिया जाए, और उसे स्वीकार कर लिया जावे, तो यहां पर ये प्रथम वाचन कंप्लीट। पहला तो बहुत साधारण है, बहुत ही सिंपल है। सदन में 2 प्रकार के सदस्य, सरकारी और गैर सरकारी, आपको बहुत स्पष्ट है। सरकारी वे जो मंत्री होते हैं, सरकार में शामिल होते हैं। गैर सरकारी बाकी सभी, जीते हुए सब क्या हैं? गैर सरकारी हैं। कुल सदस्य चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, सरकारी केवल सरकार में शामिल वही लोग हैं जो मंत्री परिषद, मंत्री, तीनों प्रकार के मंत्री हैं या प्रधानमंत्री जी, वो सब सरकारी, बाकी सब गैर सरकारी। तो प्रथम चरण की बात क्लियर। किसी भी सदस्य के द्वारा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी, यदि कोई प्रस्ताव कानून बनाने के लिए रखा जाता है, कोई भी विधेयक कानून बनाने के लिए रखा जाता है, सदन में खड़ा होकर प्रस्तुत किया जाता है और उसे स्वीकार कर लिया जाए, किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, सदन के द्वारा किया जाएगा। तो पहला चरण यहां पर क्या मान लिया जाता है? कंप्लीट मान लिया जाता है। एक बात आप और ध्यान रखना, एक बार बोर्ड ने सवाल पूछा, कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है? बहुत सिंपल सवाल, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। विधेयक पहला चरण, राष्ट्रपति अंतिम चरण।
विधेयक किसी भी कानून प्रक्रिया में शुरुआत कहां से हुई? प्रस्ताव और विधेयक से, और अंत में क्या है? राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर। तो कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब। सवाल बहुत काम का है, बहुत बार पूछा गया है, फिर से आपको ध्यान रखना है। कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है? जब राष्ट्रपति जी के क्या हो जाते हैं? साइन उस पर हो जाते हैं। तो ये सवाल भी आपको याद रखना है। पहला चरण बहुत सिंपल, किसी भी सदस्य के द्वारा क्या रखा जाएगा? प्रस्ताव रखा जाएगा, विधेयक रखा जाएगा, खड़े होकर वो प्रस्तुत करता है और सदन उसे एक्सेप्ट कर ले, अध्यक्ष उसे एक्सेप्ट कर ले, तो यहां पर पहला चरण कंप्लीट। अब दूसरे चरण की बात करते हैं, दूसरा वाचन कह सकते हैं इसे। तो दूसरा वाचन ले लीजिए, चरण ले लीजिए, स्टेप ले लीजिए, एक ही बात है। सेकंड वाले स्टेप्स में क्या होता है कि यहां पर चर्चा होती है। पहले चर्चा को हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्कस। एवरी पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से, बारीकी से चर्चा होती है। वो भी किस पर? प्रत्येक धारा पर। कानून बनेंगे, अनुच्छेद जोड़े जाएंगे, उसमें अलग अलग धाराएं आएंगी, प्रत्येक धारा पर बारीकी से चर्चा होती है, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से। जितना भी लंबा कानून बनेगा, चाहे वो 2 लाइन का हो, चाहे 20 लाइन का हो, चाहे 20 पेज का हो, हर बिंदुओं पर, हर टॉपिक पर अलग अलग चर्चा वहां पर होने वाली है। इस चर्चा के बाद कानूनी क्या उसका रूप है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, कानून को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करेंगे, संविधान में हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो कानूनी रूप भी देखा जाएगा। आपको याद होना चाहिए, केशवानंद भारती वाले मामले याद होने चाहिए, उसमें भी बहुत सारे विवाद निकल कर आए थे कि ऐसा कोई मामला नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के बॉर्डर को क्रॉस करे। कानून बनाए आप, लेकिन संविधान के धाराओं के तहत बनाना है, संविधान की मूल भाव को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो कानूनी रूप जांचने के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम है परवर समिति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे चरण में क्या क्या हुआ? प्रत्येक धाराओं पर, प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक बिंदु पर क्या किया जाएगा? चर्चा की जाएगी। बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन होंगे, विरोध होगा, पक्ष रखा जाएगा, और ये चर्चाएं आक्रामक भी कई बार हो जाती हैं। प्रत्येक धारा को बहुत बारीकी से चेक किया जाएगा। इसके बाद इसका कानूनी पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी कि जो हम कानून बना रहे हैं वास्तव में वो संविधान के लायक है भी या नहीं। इसका कानूनी पक्ष जानने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिस समिति का नाम क्या है? परवर समिति रखा गया है। ये कानून का या प्रस्ताव का, विधेयक का कानूनी पक्ष रखेगी और ये अपनी क्या करेगी? रिपोर्ट पेश करेगी। क्या करेगी? रिपोर्ट पेश करेगी। कहां? सदन के उस अंग में जहां ये प्रक्रिया चल रही है। 2 है, या तो लोकसभा या राज्यसभा। हम यहाँ पर लोकसभा इसे मान लेते हैं। हमारे ये चरण कहाँ चल रहे हैं? लोकसभा में चल रहे हैं। तो सदन के लोकसभा वाले अंग में ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस पर फिर से क्या होगी? चर्चा। इस रिपोर्ट पर फिर से क्या होनी है? चर्चा होनी है। और चर्चा के बाद क्या होता है? मतदान होता है। अब आपको यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, प्रस्ताव तीनों ही चरणों में पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। यदि इस प्रस्ताव विधेयक को यहाँ नकार दिया जाता तो ये यहाँ भी फेल और पास हो सकता था। फेल होता है तो खत्म, पास होता है तो दूसरे चरण में आएगा। मतदान में भी क्या हो सकता है? फेल और पास दोनों ही हो सकते हैं। फेल होता है तो यहां समाप्त हो गया, पास होता है तो तीसरे में चला जाता है। तो तीसरे वाचन की यदि हम बात करें, तीसरे चरण की हम बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ बचता नहीं है। शब्द शुद्धि, दोहराव, स्पष्टता,
इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसा शब्द ना आ जाए जिसको बाद में विवाद का कारण बनाया जाए। दोहरा शब्द, दो अर्थ निकालने वाले शब्द नहीं होने चाहिए, स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए, ऐसा कानून हमें बनाना चाहिए। कुल मिला के कोई कमी रह गई हो, कोई ऐसा शब्द जुड़ गया हो, कोई ऐसा विवाद रह जाए, ऐसा काम जांचने का कौन से वाचन में होता है? तीसरे वाचन में हो जाता है। और फिर से क्या हो जाता है? मतदान हो जाता है और यहीं से ये पास हो जाता है। इस प्रकार से प्रथम सदन में कानून क्या हो जाता है? पास हो जाता है। अब आपको ये प्रक्रिया फिर से देखनी है। कोई भी विधेयक क्या करता है? प्रस्ताव, कोई भी सदस्य क्या लाता है? प्रस्ताव या विधेयक लेकर आता है, उसे स्वीकार कर लिया जाता है। पहला चरण समाप्त। दूसरे चरण में चर्चा होती है, प्रत्येक बिंदु पर चर्चा होती है। कानूनी रूप जानने के लिए प्रवर समिति आती है, प्रवर समिति की रिपोर्ट आती है, सदन के सामने रखी जाती है, चर्चा होती है और बाद में मतदान होता है। तीसरे वाचन में शब्द शुद्धि, दोहरा, स्पष्टीकरण और इसको या यूं कहें कि कानून बनकर पूरा तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद इस पर क्या होता है? मतदान होता है। यहां भी पास और फेल दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। अगर ये यहां से पास होता है तो मामला कहां चला जाएगा? राज्यसभा में चला जाएगा। अब यहां सवाल, क्या राज्यसभा में भी ये प्रक्रिया हो सकती थी? दो सदन है, आप जिसमें चाहे पहले बना सकते हैं। आपको लगता है राज्यसभा में पहले जाना है, राज्यसभा में पहले चले जाएंगे। आपको लगता है लोकसभा में पहले जाना है, लोकसभा में पहले चले जाएं, वो आपकी इच्छा है। 370 पहले राज्यसभा में ही पास करवाया गया था, तो राज्यसभा में पास होगा तो लोकसभा में आ जाएगा, लोकसभा में पास होगा तो राज्यसभा में चला जाएगा। दोनों सदनों में अलग अलग प्रक्रिया ये होनी है। राज्यसभा में यहां से शुरू होगा, पहले ये, फिर ये तीनों ही चरण यहां पर भी आएंगे। फिर लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, और यदि राष्ट्रपति जी के पास भी दोनों ऑप्शन, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर सकते हैं और इसे वापस भी भेज सकते हैं। यदि वापस भेजते हैं तो चाहे तो ये प्रक्रिया वापस हो सकती है या फिर एज इट इज ही वापस भेजा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जी के पास यदि ये वापस चला गया तो फिर राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर करने ही होंगे। यहां पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, 108 अनुच्छेद कॉमन बैठक की बात करता है, संयुक्त बैठक की बात करता है। ध्यान रखना, केवल और केवल साधारण विधेयक पर, कौन से विधेयक पर? साधारण विधेयक पर ही कॉमन बैठक का प्रावधान है। 108 आर्टिकल, अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि साधारण विधेयक बुलाई जा सकती। साधारण विधेयक पर कॉमन बैठक, लोकसभा और राज्यसभा में यदि विवाद हो जाए, आम सहमति ना बने, विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो कॉमन बैठक बुलाई जा सकती है। 108 में इसका उल्लेख है। अभी तक केवल 3 ही कानून ऐसे बने हैं जिसमें कॉमन बैठक बुलाई गई है, बाकी इंडिविजुअल ही काम होते रहे हैं। अब इसमें राष्ट्रपति जी की वीटो शक्ति भी है, जो हमने राष्ट्रपति जी के चैप्टर में हमने पढ़ी थी कि राष्ट्रपति जी असीमित शक्ति तक, असीमित समय तक किसी भी कानून को ठंडे बस्ते में भी डाल सकते हैं। तो हमने देखा कोई भी कानून कितनी जगह पास होना है? 2 जगह, पहले एक सदन में, फिर दूसरे सदन में, और फिर राष्ट्रपति जी के पास। ये तो सिंपल मामला। इसमें अपवाद देखें, एक सदन में पास हुआ, दूसरे में नहीं, तो साधारण विधेयक पर कॉमन बैठक हो सकती है। कौन से अनुच्छेद में? 108 में। अभी तक 3 ही मामले ऐसे कॉमन बैठक में हुए हैं। राष्ट्रपति जी मामले को लौटा भी सकते हैं और साइन भी कर सकते हैं, लेकिन यदि मामला सदन ने वापस लौटा दिया तो राष्ट्रपति जी बाध्य हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत काम की चीज है। धन विधेयक और एक और है, उस पर कॉमन बैठक संभव नहीं है। चाहे तो साधारण के अलावा जो भी बैठकें हैं वो संभव नहीं है। साधारण विधेयक पर ही क्या है, अपने
कॉमन बैठक का प्रावधान रखा गया है धन विधेयक से संबंधित किसी भी मामले पर, क्योंकि राज्यसभा वहां पर गौण है, इसीलिए इस पर कॉमन बैठक नहीं रखी जा सकती है। कोई भी विशेष विधेयक है वो भी नहीं, संविधान संशोधन पर भी नहीं। हाँ, संविधान संशोधन और धन विधेयक दोनों ही हैं जिस पर कॉमन बैठक संभव नहीं है। संविधान संशोधन दोनों में इंडिविजुअल अलग अलग ही आपको कराना पड़ेगा।